नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने प्रश्नों को देख रहे हैं और उन प्रश्नों से संबंधित व्याख्या के माध्यम से कितने और प्रश्न उन प्रश्नों से बन सकते हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का सेशन और सेशन से संबंधित प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861, 1851 है, 1871 या फिर 1881। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो ये जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1861 में। और 1861 में भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो गवर्नर जनरल और वायसराय था उस समय लॉर्ड कैनिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में हुई तो आपका जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ हुआ? तो किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ हुआ था पृथक निर्वाचन मंडल? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 या फिर चार्टर एक्ट 1833 या भारत परिषद अधिनियम 1909। तो किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि क्या था पृथक निर्वाचन मंडल। तो देखिए, जो 1909 का जो अधिनियम आया था इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद थी तो उसके सदस्य संख्या जो सदस्य थी तो सदस्य संख्या बढ़ा करके कर दी गई थी 69। और ये जो 69 थी इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया था। इसमें से 37 थे जो कि शासकीय सदस्य थे, शासकीय सदस्य होने थे, और 32 ये गैर शासकीय सदस्य होने थे। तो ये जो गैर शासकीय सदस्य थे 32, इनमें से 5 सदस्य गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत होने थे और जो 27 सदस्य थे ये 27 सदस्यों का होना था निर्वाचन। तो अब ये जो 27 सदस्यों का निर्वाचन होना था इसी में क्या हुआ कि 3 प्रकार के निर्वाचन मंडल बना दिए गए। तो जो 3 प्रकार के निर्वाचन मंडल बनाए गए थे तो उनमें से क्या हुआ था कि एक था आपका साधारण निर्वाचक मंडल जिसमें कोई भी इलेक्शन लड़ सकता था और कोई भी वोट दे सकता था। दूसरा था आपका विशेष निर्वाचक मंडल जो था ये विशेष रूप से जमींदारों और पूंजीपतियों के लिए था। और तीसरा जो निर्वाचन मंडल था वो था वर्ग विशेष। और वर्ग विशेष जो था ये था मुस्लिमों के लिए। तो वर्ग विशेष मुस्लिमों को प्रदान किया गया था ये निर्वाचन मंडल। और यहीं से प्रारंभ होती है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो ये जो अधिनियम था 1909 का, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये वर्ग विशेष निर्वाचक मंडल ही था, क्योंकि इसी निर्वाचक मंडल के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पृथक निर्वाचन मंडल कब प्रारंभ हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा प्रारंभ हुआ। क्या था ये अधिनियम? तो इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसकी सदस्य संख्या बढ़ाई गई, 69 कर दी गई। 69 में से 37 शासकीय सदस्य होने थे और 32 गैर शासकीय। जो 32 गैर शासकीय थे इनमें से 5 मेंबर्स जो थे वो गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। मनोनीत कौन करता है इनको? गवर्नर जनरल। और जो 27 सदस्य थे ये 27 सदस्यों का होना था निर्वाचन। और निर्वाचन किस प्रकार से हो रहा है? 3 प्रकार के निर्वाचक मंडलों के द्वारा। कौन कौन से 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल थे? साधारण, विशेष और वर्ग विशेष। साधारण किसके लिए था? सामान्य, जैसे आज चुनाव होता है कि कोई भी व्यक्ति जो एक वोटर होने का क्राइटेरिया पूरा करता है, किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, वो इलेक्शन के लिए लड़ सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि अगर सीटें रिजर्व होती हैं, जो आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उसमें वो सीट में कोई भी व्यक्ति जिसके लिए आरक्षित है वो खड़ा होगा, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार सभी को होगा, वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा। तो वैसे ये साधारण था। दूसरा था विशेष, जिसमें जो जमींदार या पूंजीपति थे वो ही इलेक्शन में खड़े होते चुनाव लड़ने के लिए और उनको वोट देने का अधिकार भी सिर्फ जमींदारों और पूंजीपतियों को ही था। और जो तीसरा था वर्ग विशेष, जो मुस्लिमों को प्रदान किया गया, यानी कि यहाँ का जो कैंडिडेट होता वो भी मुस्लिम होता और उसको जो वोट देते वो भी मुस्लिम ही होते। कोई अन्य जाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति उनको वोट नहीं कर सकता था। तो ये था पृथक निर्वाचन मंडल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है डी, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ।
किस प्रकार से प्रारंभ हुआ वो आपके सामने चर्चा की गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड में हो जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार घोषणा किस तारीख को हुई। तो यहाँ पर डेट पूछी जा रही है कि किस डेट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार घोषणा हुई। तो 20 अगस्त 1917 है, 20 अगस्त में 20 दी हुई है। अब आपको इधर बताना है वर्ष 1917 है, 18 है, 19 है या फिर 20 है। तो कब हुई इसकी घोषणा? तो ये जो घोषणा हुई थी ये हुई थी 20 अगस्त 1918 को। आप देखते हैं कि 1916 में चल रहा होता है होम रूल लीग आंदोलन, जो कि एनी बेसेंट और तिलक दोनों के द्वारा अपनी अपनी लीग का गठन किया गया था और भारत में होम रूल आंदोलन चल रहा था। अब होता क्या है कि होम रूल लीग आंदोलन के समय एनी बेसेंट को जब गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार क्या ऊटी में उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। तो जब वो उनको नज़रबंद कर दिया था तो उन्हीं की लीग से संबद्ध एक सदस्य होते हैं सुब्रमण्यम अय्यर। तो सुब्रमण्यम अय्यर अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आप इंग्लैंड पर दबाव बनाएं कि वो भारत में स्वशासन संबंधी संस्थाओं का विकास करने का कार्य प्रारंभ करें, तो या भारत को स्वशासन देने की दिशा में कोई कदम बढ़ाएं। तो इसके लिए वो एक पत्र लिखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को। तो अमेरिका का जब दबाव पड़ता है इंग्लैंड पे, तो अमेरिका के दबाव के चलते इंग्लैंड की संसद जो भारत सचिव था मॉन्टेग्यू, तो भारत सचिव मॉन्टेग्यू से कहते हैं कि आप गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड और भारत में जा करके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है या जो भी वहाँ की प्रमुख संस्थाएं, प्रमुख संगठन हैं, उनके लोगों से आप जाके संपर्क करिए, बात करिए और किस तरह से प्रगति हो सकती है, संवैधानिक प्रगति हो सकती है, उस पर आप अपनी एक रिपोर्ट दीजिए। तो उन्हीं के प्रयासों के चलते फिर ये मॉन्टेग्यू भारत आता है और भारत का जो गवर्नर जनरल है चेम्सफोर्ड उसके साथ विचार विमर्श करता है और उसके बाद जो भी परिणाम निकलता है तो वो जो रिपोर्ट बनती है वो रिपोर्ट प्रकाशित होती है 20 अगस्त 1918 को। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 20 अगस्त 1918। और उसकी पृष्ठभूमि कहाँ है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की पृष्ठभूमि है होम रूल लीग आंदोलन में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एक पद भारतीय उच्चायुक्त, तो किस अधिनियम के द्वारा इस पद का सृजन हुआ था, आपको ये जवाब देना है। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो ये जो उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ था ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आप देखते हैं 1858 में भारत परिषद का गठन हुआ था, एक भारत सचिव और उसकी परिषद। तो जो परिषद होती थी उसमें 15 सदस्य होते थे, तो 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ था 1858 के अधिनियम के द्वारा। और आगे चल करके क्या हुआ, 1919 में वो जो सदस्य संख्या थी वो सदस्य संख्या कम कर दी गई और उनकी सदस्य संख्या में ये कहा गया कि अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। अब अगर 15 लोग मिलकर के किसी कार्य को कर रहे थे, उसमें से 3 सदस्य कम हो गए, अगर 12 ही बचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कार्यभार है वो बढ़ जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारत सचिव का जो भी कार्यभार है वो ना बढ़े और सही से होता रहे, सुचारू रूप से होता रहे, तो भारत परिषद के सदस्यों में तो कमी की गई, साथ ही साथ एक नया पद सृजित किया गया भारत सचिव की सहायता के लिए, भारतीय उच्चायुक्त। तो ये जो पद सृजित किया गया था ये सृजित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और साथ ही साथ इस अधिनियम की एक विशेषता जो भारतीय राजस्व के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये था कि इस अधिनियम के द्वारा जो भारत परिषद है उसका जो खर्च जो कि अभी तक भारतीय राजस्व से वहन किया जाता था, अब उसका खर्च जो है वो इंग्लैंड के राजस्व से वहन किया जाना था। तो भारत परिषद का जो भी अब खर्च था वो खर्च कहाँ से हो रहा था? इंग्लैंड के राजस्व से। तो अगर भारतीय राजस्व के संदर्भ में देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया कि अब जो खर्च है वो भारत से नहीं जाना है, नहीं दिया जाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, भारत सरकार अधिनियम। शेष जो अभी आपसे चर्चा की वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि क्यों इस पद का सृजन किया गया,
क्या आवश्यकता पड़ी? ये आवश्यकता पड़ी कि जब सदस्यों की संख्या कम की गई परिषद की, तो भारत सचिव को सहायता देने के लिए एक नया पद सृजित किया गया। तो और साथ ही साथ इस अधिनियम की जो दूसरी विशेषता है कि भारत परिषद जो बनी थी उसका अब समस्त खर्च इंग्लैंड के राजस्व से वसूल किया जाता था, वहां से किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? अभी आपने देखा कि 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद के सदस्यों की संख्या में कमी की जाती है। जो 15 सदस्य थे अब उनको कम कर दिया गया और ये संख्या कर दी गई कि अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं, और एक पद नया सृजित किया गया, भारतीय उच्चायुक्त। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत परिषद को समाप्त कब किया गया? 1909 है, 1919 है, 1935 या फिर 1947? किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो ये समाप्त किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1919 में सदस्यों की संख्या कम की गई और भारतीय राजस्व से जो खर्च किया जा रहा था उसकी जगह पर इंग्लैंड के राजस्व खर्च होना था। 1935 में आकर के भारत परिषद को ही समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 1935। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं जिनमें से आपको बताना है कथनों में असत्य कथन। यहाँ पे आपको सत्य नहीं असत्य कथन का चयन करना है, यानी कि इसमें से 3 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। तो आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला है, इसके विषय में सर्वप्रथम जानकारी हिंदू समाचार पत्र के माध्यम से होती है या नहीं होती है? आपको जवाब देना है। और दूसरा कथन है, इसके प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग ली थी या नहीं ली थी? आप विचार करें। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अब्बास तैयब जी थे। और चौथा, इसकी स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। अब इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, जो पहला कथन है, इसके विषय में सर्वप्रथम जानकारी हिंदू समाचार पत्र से प्राप्त हुई, बिल्कुल सही है। हिंदू समाचार पत्र के माध्यम से ही प्राप्त होती है। और ये हिंदू समाचार पत्र जो है ये मद्रास से प्रकाशित होता था और ये 1878 में ये समाचार पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। और प्रारंभ में ये एक साप्ताहिक पत्र था और फिर 79 में आकर के, यानी कि 1879 में आकर के ये एक दैनिक समाचार पत्र बन गया था। और उसी समाचार पत्र के 5 दिसंबर के अंक में ये कांग्रेस से संबंधित प्रथम जानकारी या प्रथम घोषणा इसके बारे में प्राप्त होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि हिंदू समाचार पत्र से, और साथ ही साथ अगर किस अंक से, किस दिन प्रकाशित हुई अगर पूछा जाए तो 5 दिसंबर के अंक से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कथन सही है। दूसरा है, इसके प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, बिल्कुल सही है। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इन 72 प्रतिनिधियों में से 38 प्रतिनिधि थे मुंबई से, आपके 21 प्रतिनिधि थे मद्रास से, 7 थे संयुक्त प्रांत से, और बंगाल और पंजाब से 3-3 प्रतिनिधि थे। तो कुल मिलाकर के हो जाते हैं 72 प्रतिनिधि। तो बिल्कुल सही है कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तीसरा कथन है, इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अब्बास तैयब जी थे। ये गलत है, ये गलत है और इसीलिए इस प्रश्न का ये सही जवाब है, क्योंकि हमें क्या चयन करना था? असत्य कथन। तो जो इसके प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम अध्यक्ष थे वो अब्बास तैयब जी नहीं थे, बल्कि कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कब अध्यक्ष बने थे? 1887 में, और ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। तो जो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था 1887 में, तीसरा अधिवेशन था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने, ना कि अब्बास तैयब जी। तो ये कथन असत्य है और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही है। अगला है, इसकी स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। बिल्कुल सही है। जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल जो था वो डफरिन था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी। और शेष जो भी कथन दिए हैं उनसे संबंधित जो जानकारी हो सकती है या आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है वो आपके सामने चर्चा की गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ ब्रह्म समाज के
जिस तरह से पहले ब्रह्म समाज का गठन हुआ, उसके बाद उसकी कई शाखाएं बन गई, कई तरह के ब्रह्म समाज बने, और दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। तो आपको जो इधर संस्थाएं हैं उनको उनके संस्थापकों के साथ में मैच करना है और फिर जो कूट दिए हैं उसके आधार पर अपने उत्तर का चयन करना है। तो अब देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का प्रश्न आया तो पहले देखिए आसान क्या है। अब आपको मालूम है कि जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने, तो यहाँ पर डी के सामने क्या हो जाएगा? 4। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राममोहन राय ने, तो उसके बाद जब राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो देवेंद्रनाथ टैगोर उस ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर आगे चल करके 1857 में एक व्यक्ति को शामिल करते हैं ब्रह्म समाज में, वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन एक डायनामिक पर्सनालिटी थी और भारत के पहले मिशनरी व्यक्ति कहे जाते हैं, और उन्होंने ब्रह्म समाज को इतना प्रसारित किया कि पूरे भारत में फैल गया ब्रह्म समाज। लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि वो ब्रह्म समाज की जो सभाएं होती थीं, उन सभाओं में वो अन्य धर्म ग्रंथों का भी पाठ कराने लगे। तो इस वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर उनसे नाराज हो जाते हैं और उन्हें जो आचार्य का पद दिया था ब्रह्म समाज में, उस पद से वो हटा देते हैं। जब देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटाते हैं तो वो ब्रह्म समाज से अलग होकर के एक नया संगठन बना लेते हैं। तो अब जब वो अलग हो गए तो उन्होंने जो संगठन स्थापित किया वो था साधारण ब्रह्म समाज। तो साधारण ब्रह्म समाज के साथ में हो गया 3, किसने किया? भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया केशव चंद्र सेन ने, तो भारतीय ब्रह्म समाज के साथ हो गया 3। और जो मूल ब्रह्म समाज था जिससे ये हट के गए थे केशव चंद्र सेन, तो जो मूल बचा उसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने नाम दे दिया आदि ब्रह्म समाज। आदि का मतलब पुराना, तो उसको नाम दे दिया आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज के साथ में कौन सुमेलित हो जाएगा? 2, देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर साधारण ब्रह्म समाज की जो स्थापना की, ये की थी शिवनाथ शास्त्री ने, तो इसके साथ हो गया 1, 2, 3, 1, 4। तो ए के साथ में 2, बी के साथ में 3 और सी के साथ में 1, डी के साथ में 4, बी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। और आप ऐसे भी मिला के देख सकते हैं, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री। अब कई बार होता है कि जब इस तरह से ब्रह्म समाज, सभी में ब्रह्म समाज लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़े से जो चेंजेस हैं इनकी वजह से कन्फ्यूजन होता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो वो कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से आप अपना प्रश्न सही कर सके, तो इसके लिए देखिए ब्रह्म समाज तो मालूम है कि राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। अब बचा भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। तो जो आदि है यानी जो पुराना है, देवेंद्रनाथ टैगोर किसके साथ जुड़े थे? पुराने के साथ, तो वो आदि ब्रह्म समाज हो गया। और भारतीय ब्रह्म समाज, अभी हमने आपको बताया कि केशव चंद्र सेन जो थे, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज पूरे भारत में प्रचारित हुआ, पूरे भारत में उसकी अनेक अलग अलग नाम से शाखाएं प्रारंभ हो गई। तो जो ब्रह्म समाज को पूरे भारत में प्रसारित करने वाले व्यक्ति थे वो थे केशव चंद्र सेन, यानी कि पूरे भारत की बात हो रही है तो भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। अब आता है साधारण ब्रह्म समाज। तो देखिए यहाँ पे लगा है सा और यहाँ पे शाह, तो ब्रह्म समाज से जितनी भी संबंधित संस्थाएं वो सारी एक जगह पे लिखी हुई हैं। शाह किसी और नाम के साथ आ रहा नहीं आ रहा है, शाह से साधारण और शाह से शिवनाथ शास्त्री। तो बस इसी से आप लोग इसको याद बनाए रख सकते हैं और परीक्षा में आसानी से अपना प्रश्न सही कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर से इसमें कुछ मैच करना है, तो सही सुमेलित कीजिए। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान नहीं दीजिए। सही सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ कुछ दिन दिए हुए हैं, दिवस दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ कब वो किस डेट से वो संबंधित है वो डेट्स दी गई हैं। तो अब देख लेते हैं। अंतरिम सरकार का गठन, सीधी कार्यवाही दिवस, काकोरी दिवस और धन्यवाद दिवस। देखिए अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था ये हुआ था 1937 में, और 1937 में सितंबर माह में हुआ था। तो 2 सितंबर को गठन हुआ था अंतरिम सरकार का।
तो ए के साथ हो गया 3। सीधी कार्यवाही दिवस या इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। आप ईयर भी देख लीजिए। तो 16 अगस्त 1946 को। तो बी के साथ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। काकोरी दिवस, काकोरी कांड जो हुआ था, जो ट्रेन डकैती हुई थी, वो कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी दिवस हुआ था। तो यहाँ पर हो गया 2। धन्यवाद दिवस, धन्यवाद दिवस अब 1937 में जब अंतरिम सरकार बनती है, सरकार कार्य करती है, फिर आगे चल करके जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है 1939 में, तो आप देखते हैं 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो भारत को भी विश्व युद्ध में शामिल देश घोषित कर दिया गया था। तो इस वजह से जो भारतीय सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, उसने त्यागपत्र दे दिया। तो जब कांग्रेस सरकार त्यागपत्र दे देती है, कांग्रेस सरकार त्यागपत्र कर देती है 22 अक्टूबर 1939 को। तो कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1939 को। तो धन्यवाद दिवस के साथ में क्या हो जाएगा? 1 और यहाँ पे 1937। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो देखिए आपका ए के साथ में 3 है, ए के साथ 3 2 में आ रहा है, और बी के साथ में 4 है, दोनों में बी के साथ 4 है, और सी के साथ में 2, सी के साथ में 2, डी के साथ 1, सी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी। और इसी तरह से आप जैसे यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं, डेट के साथ साथ आप हमने ईयर भी लिख दिए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। आपसे इंडिविजुअल पूछा जा सकता है कि धन्यवाद दिवस कब मनाया गया, काकोरी दिवस कब काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई, या सीधी कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन, ये जो 4 इसमें दिए हुए हैं मैच करने को, ये अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको इनकी डेट्स भी याद रखनी है और ईयर भी याद रखने हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। इससे संबंधित एक ही जगह पर चीज़ें आपके सामने हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब है सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, पांडुरंग महादेव ने बम बनाने की कला किससे सीखी? यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम दिया जा रहा है, पांडुरंग महादेव। इन्होंने बम बनाने की कला किससे सीखी थी? फ्रांसीसियों से, रूसियों से, जर्मनों से, या फिर तुर्कों से? देखिए इन्होंने जो बम बनाने की कला सीखी थी, ये सीखी थी रूसियों से। लेकिन अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पांडुरंग महादेव कौन थे। तो इनका पूरा नाम है पांडुरंग महादेव बापट, और ये जिस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे वो संगठन था अभिनव भारत। किस संगठन से जुड़े हुए थे? ये अभिनव भारत से जुड़े हुए थे। अब देखते हैं ना, अभिनव भारत की जो स्थापना होती है, अभिनव भारत संगठन की, ये स्थापना होती है 1904 में। और 1904 में किसके द्वारा स्थापना की जाती है? वी.डी. सावरकर के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसी संगठन के एक सदस्य थे महादेव, पांडुरंग महादेव बापट। तो ये यहाँ से जाते हैं फ्रांस, और फ्रांस जा करके ये वहाँ पर बम बनाने की कला सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि किससे सीखी, तो सीखी थी रूसियों से। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ पर रहकर सीखी, तो कहाँ पर रहकर के सीखी थी, तो ये सीखी थी फ्रांस में रह करके। जो रूस के क्रांतिकारी थे, आप आगे चल के देखेंगे 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी। तो वो जो क्रांतिकारी थे रूस के, वो फ्रांस में रह रहे थे, और फ्रांस में रह करके वो अपनी क्रांति को आयोजित करने के लिए अपनी रणनीति बना रहे थे। तो वहीं पर फ्रांस जाते हैं पांडुरंग महादेव बापट, और वहाँ पर रहते हुए रूसियों से वो बम बनाने की कला सीखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रूसियों से सीखते हैं। अगर पूछा जाए कहाँ पर रह करके, तो फ्रांस में रह करके सीखते हैं। महादेव बापट किस संगठन से संबंधित थे? तो अभिनव भारत से संबंधित थे। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? 1904 में हुई। किसके द्वारा हुई? वी.डी. सावरकर के द्वारा हुई। तो एक प्रश्न के साथ में आप देखें तो 5-6 प्रश्न आपके तैयार हो जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, रूसियों से सीखी थी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम
पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। तो ये प्रश्न अभी पिछले भी प्रश्न में इससे संबंधित प्रश्न था, उसमें अधिनियम दिया हुआ था, यहाँ पर सिर्फ वर्ष दिया हुआ है। तो ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी 1909 में, और संबंधित चर्चा पिछले प्रश्न में की जा चुकी है कि 1909 का जो अधिनियम था उसके द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सदस्य संख्या वृद्धि कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 69 कर दी गई थी, 69 कर दी गई थी, और उनमें से 37 सदस्य शासकीय थे और 32 सदस्य गैर शासकीय। जो 32 गैर शासकीय सदस्य होने थे उनमें से 27 का निर्वाचन होना था और 5 सदस्य गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। और जो 27 सदस्यों का निर्वाचन होना था, उनके निर्वाचन के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल बनाए गए थे, एक साधारण, एक विशेष, एक वर्ग विशेष। तो जो साधारण था वो सामान्य जनता के लिए था, और जो विशेष था उसमें जमींदार और पूंजीपति ही एक कैंडिडेट की तरह से खड़े हो सकते थे और उनको वोट देने का अधिकार भी सिर्फ पूंजीपति और जमींदारों को था। जो वर्ग विशेष था वो मुस्लिमों के लिए आरक्षित था कि उसमें मुस्लिम प्रतिनिधि ही इलेक्शन में खड़े होते और मुस्लिम उनको वोट करते। तो ये था 1909 का अधिनियम। तो उसकी डिटेल से चर्चा की गई है, वहाँ पर हमने लिख करके भी आपको पूरा बताया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1909 के अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर आकर के मेरे प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा, और प्रश्नों की संख्या कम इसलिए रखते हैं ताकि हर प्रश्न पर अच्छे से चर्चा की जा सके, और एक प्रश्न को रिपीट करना उद्देश्य नहीं कि वो एक ही जैसा प्रश्न अगर 10 तरीके से पूछा गया है परीक्षा में तो वो हम 10 प्रश्न बनाएं। एक प्रश्न के माध्यम से हम उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर चर्चा कर लें। तो एक ही जगह पर जब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो आसानी से तथ्य दिमाग से नहीं निकलते हैं। तो इस वजह से कम प्रश्न और अधिक व्याख्या सेशन में लेकर के आते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।